वेलकम बैक। दुनिया के सबसे कदीम और सबसे बड़ी जमहूरियत बरतानिया में जो है वो इलेक्शन जारी है इस वक्त। इंतखाबी ज़ाहिर कि जब अमल पूरा हो जाएगा उसके बाद इंतखाबी नताइज का ऐलान भी होगा। हमारी यहाँ पूरी आज टीवी इस हवाले से एक ट्रांसमिशन इस वक्त रन कर रहा है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं असद महमूद साहब और सलमान हाशमी साहब, तज्ज़ियाकार, और अभी हमें डॉक्टर इक़्तिदार करामत साहब ने भी ज्वाइन किया। आप भी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक की जो गुफ्तगू इस वक्त सामने आई उसमें दो पहलू, सबसे पहले तो ब्रेक्जिट के हवाले से, वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो दोनों पार्टीज के हवाले से। दूसरी चीज, वहां पर मौजूद जो मुसलमान हैं, जो इस्लामी वोट बैंक है और जो इस्लामिक फोबिया का जो वो मुआशरा शिकार है, आप किस तरह से देख रहे हैं इन इंतखाबात को दोनों सूरतों के हवाले से? फिर कश्मीर पे हम बाद में बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। आपकी आवाज जी डॉक्टर इक़्तिदार करामत, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं आपका फरमाइए। सवाल समझ पाया हूँ, वो आपने क्योंकि आवाज कम थी तो गालबन ये पूछा है कि क्या सूरत हाल है हमारे इलेक्शन की और खास तौर से कश्मीर के हवाले से, या जो यहाँ इलेक्शन हुए हैं उसके मुस्लिम कम्युनिटी पे क्या असरात होंगे। क्या यही सवाल था आपका? बिल्कुल बिल्कुल। जनाब, सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के नताइज अभी जाहिर है आना बाकी हैं, लेकिन हमें नजर आता है कि जो इस वक्त हुक्मरान पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, वही इलेक्शन जीतेगी। अब मसला इलेक्शन में उनकी जीत का नहीं है, मसला ये है कि क्या वो बाज़ अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतते हैं या नहीं। इलेक्शन में यकीनी तौर पर जो हमारे पोल्स भी आए हैं और जो यहाँ सूरत हाल है उससे तो यही लगता है कि कंजर्वेटिव पार्टी ही जो है वो सबकत ले जाएगी। लेकिन क्या बोरिस जॉनसन जो वज़ीर आज़म बरतानिया है वो अपनी सीट जीतेंगे या नहीं, ये भी एक अहम चीज़ है सोचने की। जो बात आपने की कश्मीर और उस हवाले से क्या सूरत हाल होगी, तो उसमें बड़ी माजरत के साथ हमें बड़ा अफसोस होता है कि जो इस वक्त जितनी बैरूनी ताकतें हैं और उनकी जितनी भी पार्टियां हैं, वो सिवाय जुबानी लेपापोती के कोई भी सुपर पावर, जिसमें अमेरिका हो या बरतानिया हो, उससे ज्यादा सपोर्ट नहीं देती। तो यहाँ ये हुआ था कि लेबर पार्टी ने कश्मीरी आवाज को सपोर्ट किया था, लेकिन फिर बड़ी शर्मनाक उन्होंने ये काम किया कि इलेक्शन से पहले उन्होंने जो कश्मीर पे स्टेटमेंट दी थी उन्होंने विड्रॉ कर ली अपने हिंदू वोटर्स को और जो उनके इंडियन लॉबी के वोटर्स हैं उनको खुश करने के लिए। तो हमारी जो मुसलमानों की अक्सरियत है जो इस मुल्क में रहती है और पाकिस्तानियों की और जो लोग इमिग्रेंट्स हैं खास तौर से, वो हमेशा से ही लेबर पार्टी को वोट देते हैं और इसी को सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी बरतानिया की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो दुनिया में जो खास तौर से इस्लामी दुनिया में जो इस वक्त फसाद है, बेशक वो अफगानिस्तान पर हमला हो या इराक की इन्वेजन हो, वो सारी लेबर पार्टी के ज़माने में हुई। बल्कि टोनी ब्लेयर के ज़माने में ही अमेरिका को, हमारे यहाँ एक कमीशन बना था, चिलकट रिपोर्ट आई कि इराक पर जो था वो हमला क्यों हुआ, तो उसमें भी यही साबित हुआ कि वो लेबर गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इस मुल्क की पार्लियामेंट को बेवकूफ बनाया बल्कि अमेरिका को भी। वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। जी, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की बात की, जो मौजूद ही नहीं थे। और वो चिलकट रिपोर्ट जो थी वो काफी देर बरतानवी हुकूमत ने दबाए रखी, लेकिन फिर जब उस पर जोर पड़ा तो वो फिर पब्लिक करनी पड़ी और उसमें पता चला कि लेबर पार्टी की हुकूमत ने इस मुल्क के पार्लियामेंट को ही नहीं बल्कि दुनिया भर को बेवकूफ बनाया। और दूसरा जो है मसला है लेबर के हवाले से, वो ये है कि अब जो ब्रेक्जिट हुआ है, जो लोगों ने ये फैसला किया है, तो ब्रेक्जिट का फैसला बरतानवी अवाम के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन असल जो मामला हुआ वो ये है कि जब तक ये यूरोपियन यूनियन एक जैसी इकोनॉमीज की यूनियन थी, एक जैसे ताकतवर मुल्कों की यूनियन थी, कंपैटिबल सोशल वेलफेयर सिस्टम की यूनियन थी, उस वक्त तक वो चलती रही। लेकिन जो टोनी ब्लेयर साहब थे, उनको जो है वो बरतानिया का लीडर बनने से ज्यादा यूरोपीय लीडर और आलमी लीडर बनने का शौक था। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी यूरोपीय अक़वाम जो जिनका सोशल वेलफेयर सिस्टम, बेनिफिट सिस्टम, इमिग्रेशन सिस्टम पूरे दूसरे यूरोपियन यूनियन के ममालिक साथ कंपैटिबल नहीं था, उनको रेबड़ियों की तरह यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप बांटी। तो जिसकी वजह से जाहिर है जो लोग बरतानिया में रहते हैं उन्हें उस पर बहुत सारे, और हमारी कम्युनिटी के मेजॉरिटी भी उससे अफेक्ट हुई है।
اور انہوں نے خود کو جو ہے وہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھنا شروع کر دیا تھا. اور اصل میں بھی صورتحال یہی ہے کہ جن لوگوں نے بریگزٹ کے لیے ووٹ دیا, جو مقامی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے, جو بلند و بالا باتیں کی جاتی ہیں دانشوری یا نظریاتی اعتبار سے, وہ باتیں ایک طرف, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل دوسری طرف. ٹھیک, آپ کی گفتگو سر, آپ کی گفتگو سے جو مجھے لگا, اس کو میں ذرا کیری کرتا ہوں, اس سے آواز لے کے چلتا ہوں. اور سلمان ہاشمی صاحب, جو ٹریک اس وقت پھر لیبر یونین کر رہا, لیبر پارٹی کر رہا مسلمانوں کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, وہ بہت اچھا نہیں ہے. جی دیکھیں, لیبر پارٹی جو ہے بیک ان دا ڈیز, جب 10 سال پرانا آپ ہسٹری دیکھیں, جب وہ برسد اقتدار تھے, تو انہوں نے بڑے سلوگن لگائے اور مسلمز کو اور مسلم انویسٹرز کو بیسیکلی, اب میں پہلے پازیٹیو بات کروں گا اور پھر اس کا جو دوسرا رخ ہے سوسائٹی کا وہ دکھاؤں گا, کہ انگلینڈ جو ہے اس وقت آل جو منی میکرز آف دا ورلڈ ہیں, دے ٹرائی ٹو گو اینڈ لیو اوور دیئر. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا ہے کہ وہاں جتنے بھی ہمارے جو لیبر تھے, دے ور ویری سکسیسفل ان فالوئنگ دا پالیسی آف دا انٹرنیشنل ورلڈ آف دا منی. انہوں نے 2007 میں پھر انہوں نے ایک کریڈٹ کرائسس کیا, جس میں ایک بھی بندے کو جیل نہیں ہوئی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈے لائٹ رابری ہوئی انگلینڈ کے اندر, لیبر واز ان دا گورنمنٹ. اچھا, گارڈن براؤن واز دا پرائم منسٹر, ٹونی بلیئر اس سے پہلے تھا, جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے اور بڑی بلنٹ بات کی ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, ٹھیک ہے, وہ ٹونی بلیئر صاحب نے دراز میں رکھے ہوئے تھے اور وہ بیچ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ بیسیکلی اٹس اے گینگ آف کرمنلز ہیں پارلیمنٹ میں ادھر. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, سوری فار دا لینگویج. ٹھیک ہے, but honestly the poor people of the Britain, they are very good people, but people are not represented really in the parliament. ٹھیک ہے, اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے, اسد محمود صاحب نے بھی کہا ہے, ان کی بھی بڑی ریسرچ ہے, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہوپ فلی according to the think tank of the UK, the Tories, which is the Conservative Party, they're gonna come back again. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے. اور جو ان کا اب کوشچن یہاں یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے, جو پلیبز ہیں, جو کہ انڈر دا ٹیبل رہ رہے ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہے 230 پیپل کی ڈیتھ ہوئی ہے ہوم لیسنس کی وجہ سے یو کے میں. کین یو امیجن کہ جہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب, ہمارے منسٹرز کہتے ہیں بہت اچھی ڈیموکریسی ہے, سردی کی وجہ سے ہوم لیس پیپل, میں آسان اردو میں سمجھاتا ہوں, کہ 230 بندے سردی کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے روڈ کے اوپر, ان کے پاس گھر سونے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کوئی بندہ سردی کی وجہ سے نہیں مرتا, کسی کی ڈیتھ روڈ پہ نہیں ہوتی. اب آپ اس طرح کی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ جہاں پرابلمز, لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, لوگوں کے پاس گیس دینے کے بل نہیں ہے, اور انٹرنیشنل پالیٹکس کدھر جا رہی ہے, تو کیا بریگزٹ از دا ایشو آف دا برٹن اور دا ریئل پیپل فوڈ پرابلم ہے, سیکیورٹی پرابلم ہے؟ اس کو میں رکھتا ہوں. اس وقت عتیقہ رحمان جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کیا بریگزٹ ہی اصل مسئلہ ہے یورپ میں, بریگزٹ ہی اصل مسئلہ ہے اس وقت یوکے میں, جس کے اوپر الیکشن وہاں پر ہو رہے ہیں, یا وہاں کی عوام جو ہے اس کی ترجیحات بھی ہونی چاہیے؟ جو معاملہ وہاں پہ اس وقت ہے, عوام خوش نہیں ہے. جو عوام جسے خوش ہونا چاہیے, دور سے وہ کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سہانے, وہ والی چیز نظر آتی ہے, لیکن جب آپ حقیقتاً وہاں پر دیکھیں تو 200 لوگ سردی سے مر گئے. عتیقہ رحمان جی بالکل, بریکسٹ پہ اینالسٹ کا غور ضرور ہے, اور لوگ یہاں بریکسٹ سے اور اس کی ڈیبیٹ سے تنگ بھی آ چکے ہیں, لیکن بہت ایک بیسک جو لوگوں کی پرابلم ہے وہ نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیشنل ہیلتھ سروس ایک بہت سیویئر فائنینشیل پریشر کے اندر ہے. ہاسپٹل میں جو لوگ ویٹ کرتے ہیں, بہت لمبی لمبی لائنوں میں ویٹ کرتے ہیں, کافی دیر تک ویٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سے ملنے کے لیے, تو لوگ اس وجہ سے بھی بہت پریشان ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی لوگ پریشان ہیں. کرائم ریٹ تو ویسے سٹیبل ہیں, لیکن پولیس فورس میں آفیسرز کی انرولمنٹ کی 14% ڈراپ ہو چکی ہے 2010 سے. اچھا, اکانومی کے حوالے سے بھی لوگ پریشان ہیں. تو بریکسٹ ایک اوور آرچنگ ایشو تو ہے جس کی وجہ سے اکانومی پہ بھی امپیکٹ ہوا ہے, لیکن لوگ سوشل سروسز اور ہیلتھ کیئر کی
वजह से भी बहुत परेशान हैं। तो ऐसे में अब ये आप क्या समझ रही हैं कि कौन सी जमात जो है एक बेहतर हल पेश कर सकती है बशमूल ब्रेक्जिट और साथ ही साथ जो सोशल सर्विसेज के हवाले से है, स्पेशली नेशनल हेल्थ सर्विसेज के हवाले से है? कोई ना कोई तो फिर देख रहा होगा ना वहां पे कि उनकी तरजीहात में शामिल होंगी। देखिए, बिल्कुल ब्रेक्सिट के हवाले से आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, उनकी जो कंजर्वेटिव जमात है वो तो कहती है कि जनवरी 2020 में हर हालत में ब्रेक्सिट होगा। जेरेमी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के लीडर हैं वो कहते हैं कि वो शायद ये सवाल वापस से यूनाइटेड किंगडम के लोगों के पास ले जाएं कि क्या ब्रेक्सिट होना चाहिए कि नहीं, किस डील के अंदर होना चाहिए कि नहीं। तो दोनों मुख्तलिफ पार्टीज की अपनी अपनी राय हैं इस हवाले से, लेकिन एग्जिट पोल मतलब जो पोल प्री इलेक्शन पोल कल न्यू गवर्नमेंट का हुआ था उसके नतीजे के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के नंबर ज्यादा प्रिडिक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि एक हंग पार्लियामेंट हो। ठीक, अगर हंग पार्लियामेंट होती है तो फिर दोबारा मामला उसी तरफ जाएगा बगैर किसी कंक्लूजन के और फिर दोबारा ये चीजें से शुरू हो जाएंगी कुछ एक आध साल के अंदर ही। बिल्कुल, हंग पार्लियामेंट का मतलब ये है कि कल तक पता नहीं चलेगा। अगर कल हमें इलेक्शन रिजल्ट में ये मालूम चले कि किसी एक सियासी जमात की अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं है तो हंग पार्लियामेंट की तरफ ये हुकूमत जाएगी और हंग पार्लियामेंट में फिर दीगर सियासी जमातें एक दूसरे से मशवरे करेंगे, वो नंबर गैदरिंग करेंगे और फिर ब्रेक्सिट की जो डिबेट है वापस से पार्लियामेंट जाएगी और ये मामला ड्रैग होता जाएगा। जाहिर है कि एक नंबर गेम वहां पे शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बीच में जाहिर है कि 70 के करीब मुसलमान और पाकिस्तानी, बिलखुसूस पाकिस्तानी निजात जो है वो ब्रिटिशर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बताइए कि उनसे क्या तवक्का की जाती है इस्लाम के हवाले से, क्योंकि इस माशरे में हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से वहां पर मौजूद है। तो उसमें क्या अगर ये मुंतखब हो जाते हैं, मेजॉरिटी में मुसलमान मेजॉरिटी में पाकिस्तानी आ जाते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये कैपिटलाइज कर सकेंगे फिर इसे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस इलेक्शन में एक रिकॉर्ड हाई नंबर पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं रनिंग फॉर एमपीज और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो जाहिर बात है जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस्लामोफोबिया ज्यादा है और वहाँ के लोग इस्लामोफोबिया को लेके बहुत परेशान हैं, वो अपने एमपीज के पास जरूर जाएंगे और ये बातें करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो ब्रिटिश वोटर है वो किसी पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी या इस्लाम के ऊपर देख के ज्यादा वोट नहीं देता। उनका मोटिवेशन ज्यादातर इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सेस और हेल्थ केयर के हवाले से होता है। लेकिन साथ साथ अगर कश्मीर के हवाले से बात करें तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की आवाज है और ये 70 के करीब जो मुमकिना कैंडिडेट्स हैं ये वहां पाकिस्तान की आवाज होंगे, पाकिस्तान की ये सफीर है वहां पर। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, हमारे जो और पैनलिस्ट हैं उनका भी ये कहना है कि भारत जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है इन इंतखाबात में और लास्ट मोमेंट में कश्मीर के हवाले से जो एक मौक़िफ़ था लेबर पार्टी का वो उसने विड्रॉ भी किया। तो ये सूरत हाल भी वहां पे सिर्फ जाहिर है कि वहां के मसाइल ही नहीं है, सिर्फ लेबर पार्टी, सिर्फ वहां पर ब्रेक्जिट का इशू नहीं है बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है। कुछ एमपीज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर कश्मीर का इशू वाकई एड्रेस किया था, लेकिन फिर मैं ये बात दोहराऊंगी कि जो एवरेज आपका ब्रिटिश वोटर है, चाहे वो साउथ एशियन माइनॉरिटी ओरिजिन का भी हो, उनके लिए टैक्सेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सकते हैं? क्या उनके टैक्सेस एनएचएस को फंड कर रहे हैं? क्या उनको ये रिटर्न्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट से? ये चीजें बहुत ज्यादा गौर में ली जाती हैं। ठीक है, अतीक आप हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर इख्तिदार करामत साहब, आप कुछ इनपुट देना चाह रहे थे सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोहतरमा जो फरमा रही थी, जो हेल्थ का इशू है या स्कूलिंग का इशू है, वो इशू है और वो इशू इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जो यहाँ इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, जो बरतानिया में दूसरे यूरोपीय ममालिक से एक बड़ी तादाद, कसीर तादाद यहाँ बेनिफिट्स की तलाश में आई है, उसकी वजह से अब ना स्कूलों में जगह रही है, ना हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। हम जैसे लोग जो 40% टैक्स देते हैं, वर्किंग क्लास बहुत तंग है कि इतना टैक्स देने के बावजूद वो लोग जो माशरे में ना टैक्स देते हैं और कम्प्लीटली सिर्फ बेनिफिट्स के ऊपर जिनका दारोमदार है और कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे सोसाइटी में, उनकी तादाद इस कदर ज्यादा बढ़ रही है कि ना बच्चों के लिए स्कूल में जगह है। और जो मोहतरमा ने एनएचएस की बात की, एनएचएस पे भी प्रेशर जो है वो इमिग्रेंट्स का बहुत ज्यादा है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे कि जो इतने ज्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है, तो मेरा थोड़ी इस तरह इख्तलाफ राय है।
पाकिस्तानियों की तादाद जिस कदर हो, आप इतनी उनसे उम्मीदें ना लगाएं। आज तक जितने हमारे पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग मुंतखब होकर जाते हैं तो पाकिस्तान में से बड़ी खुशी मनाई जाती है, लेकिन उनमें से आज तक किसी ने ना कश्मीर की बात की ना पाकिस्तान की। उनसे जब भी बात की जाती है मुसलमानों के बारे में तो वो ये कह देते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हमारे और जो कौमतें हैं उनके भी लोग हमारे वोटर्स हैं, हम उनका मुफाद का हिफाजत नहीं कर सकते। आप ये देखें कि लेबर पार्टी ही ज्यादातर मुसलमानों को और पाकिस्तानी नजाद लोगों को और स्कॉटिश नेशनल पार्टी ही उनको जो है वो टिकटें देती आई है, और लेकिन वो ऐसे चेहरे सामने लेके आते हैं जो कि अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होते और सिर्फ एक खाना पूरी के लिए दिखाने के लिए कि हम अकलियतों को और पाकिस्तानियों को जो है प्रमोट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आज तक कोई भी लेबर पार्टी में बड़ा वजीर नहीं बना। कंजर्वेटिव पार्टी में कम से कम ये तो हुआ कि साजिद जावेद जो हैं वो पहले वजीर दाखिला रहे और अब वजीर खजाना हैं बरतानिया का, और इस तरह के और कुछ मुसलमानों को भी अच्छी पोस्ट मिली। जो आप बार बार कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं एक ज़िमनन अर्ज करता चलूं, वो हमारा आज का मौजूद कलाम नहीं है क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी पे हूँ। तो 9 दिसंबर को हमने नस्ल कुशी के उन्वान पे यूनाइटेड नेशंस में एक उसका स्पेशल 71 साल हो गए जेनोसाइड कन्वेंशन को, तो उसका एक स्पेशल सेशन रखा था जिसमें बरतानिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दीगर 129 ममालिक ने शिरकत की, लेकिन पाकिस्तान का डेस्क खाली रहा। मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है। और आपके वजीर मुमलिकत बराए खारजा खुसरो बख्तियार जब मैं बाहर निकला यूएन के हॉल से तो वहाँ टहल रहे थे। तो ये सूरत हाल है। आप कश्मीर के बाद जब आप लोगों आप बरतानिया और दूसरों से उम्मीद रखें तो हमें अपने लोग कहाँ खड़े हैं, ये जाहिर है कि सबसे पहले तो हमें अपने लोगों से ही पूछना है। डॉक्टर इक़्तिदार करामत साहब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त हमें लॉर्ड नज़ीर अहमद ने भी ज्वाइन किया है। लॉर्ड नज़ीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानिया की सियासत में जाना पहचाना नाम, पाकिस्तानी निजात। और अभी जो बात हो रही थी कि इन इलेक्शंस के हवाले से अदर देन दिस ब्रेग्जिट, वहां पर इस्लामोफोबिया जो है एक बहुत बड़ा मसला है। फिर कश्मीर के हवाले से आप बहुत ज्यादा मुतहर्रिक रहे उसके ऊपर भी। ये बताइए कि चीजें क्यों बेहतर नहीं हो पा रही, तरजीहात क्यों इतनी शामिल नहीं होती। अभी भी उम्मीद की जा रही है कि जनाब 70 के करीब पाकिस्तानी निजात जो है उनको टिकट्स मिले हैं और तवक्का ये की जा रही है कि वो आके एक सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का और कश्मीर के हवाले से बिलखुसूस बहुत बड़ी बुलंद आवाज बन के उभरेंगे। लेकिन कहां तक ये तवक्का है? देखें, कुछ तवक्कुआत जो हैं वो सिर्फ टीवी चैनल्स पे डिस्कस होते हैं और कुछ रियलिटीज होती हैं। मैं इमाम साहब से बात सुन रहा था तो मेरे ख्याल में कुछ उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ जो है उनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ। चाहे जो मेरे भाई हैं वो अभी शायद लाइन पे ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट होके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह नाज शाह हैं, इमरान हुसैन हैं, अफजल खान हैं, यासीन साहब हैं, कश्मीर के ऊपर भी बोलते हैं और ये सारे के सारे इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उस पर भी बोलते हैं। ये ऐसे एक तो हैं हमारे कॉलीग जो कहते हैं जी कि मेरी कंस्टिट्यूंसी जो है वो कश्मीरी या मुसलमानों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये कहना कि भाई हमारे कोई 2-3 दर्जन कश्मीरी पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग इलेक्ट होके आ जाएंगे कल, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लोग इलेक्ट होंगे क्योंकि अमूमन आपको जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी जो है इसमें बहुत सारी चीजें जो है विप्स कंट्रोल करते हैं, पार्टी मशीनरी कंट्रोल करती है, तो पार्टी पॉलिसी जो हो उसी को ही जो एमपीज हैं वो फॉलो करते हैं। चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर हम बहुत सारे रिबेलियस टाइप लोग हैं जो अपनी पार्टी की विप्स जो हैं उनको डिफाई करते रहते हैं। मैं तो अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन वहां पे भी कुछ लोग जो हैं वो बोलते डेफिनेटली हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं करनी चाहिए। इस्लामोफोबिया के हवाले से लेबर पार्टी ने बड़ा वाजिया मौकफ, चाहे मैं लेबर पार्टी के अंदर नहीं हूँ, लेकिन बहुत वाजिया मौकफ जो है वो किया है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर इस्लामोफोबिया प्रेवलेंट है, बहुत ज्यादा है और उसके हवाले से यानी गाबगा डिस्कशंस भी होती हैं। लेकिन क्या
ये इतने लोग इलेक्ट होने के बाद 2 दर्जन हो जाएं, 20 हो जाएं, होंगे नहीं वैसे, चलो 15-20 अगर हो जाएं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जो यहाँ की नॉर्मल सियासत और बैलेंस किस्म की जो डिस्कशंस, पब्लिक ओपिनियन जो है उसको देखा जाता है, क्योंकि फिर 650 एमपीज में से अगर 50 भी कश्मीरी पाकिस्तानी ओरिजिन के हों तो वो टिकट जो है वो लेबर और कंजर्वेटिव का ही होता है और उनका कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में है। वो कोई इंडिपेंडेंट तो वहां पे इन मौजूद सूरत जो पैरामीटर्स लॉर्ड नजीर साहब आप बता रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा हमें उम्मीद करने की जरूरत नहीं है कि जनाब कोई बहुत ज्यादा तवक्कात जो है उससे वाबस्ता करना कोई दानिशमंदी नहीं होगी। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त। तारिक पीरजादा साहब ने भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया। पीरजादा साहब बहुत शुक्रिया। लॉर्ड नजीर इस वक्त हमें कह रहे थे जो ग्राउंड रियलिटी है, तवक्कात अपनी जगह पे लेकिन ग्राउंड रियलिटी अपनी जगह पर, तो ब्रेक्जिट के साथ जो सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए मसला वहां पर इस्लामोफोबिया के हवाले से, फिर कश्मीर कॉज के हवाले से, और लेबर पार्टी ने जिस तरीके से लास्ट मोमेंट में उसको विड्रॉ किया कश्मीर के स्टेटमेंट का, तो हमें बहुत ज्यादा तवक्कात खैर की नहीं वाबस्ता करनी चाहिए। पीरजादा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, बात यह है कि 2 तरह की जो लोग हैं वो किसी भी इंतखाब में नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं, और जब मुंतखब हो जाते हैं तो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो अपनी मौक़िफ़ पर बहुत मजबूत होते हैं और वो किसी भी सूरत हाल में अपना मौक़िफ़ बयान किए बगैर नहीं रहते, और दूसरे वो लोग होते हैं जो हर 100% हर हाल में पार्टी लाइन के मुताबिक चलते हैं। तो वो जो लॉर्ड नज़ीर साहब और उनसे पहले इक़्तिदार साहब कह रहे थे वो बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन जब किसी ने बात करनी होती है तो वो फिर अमरीकी कांग्रेस की वो सोमाली नस्ल औरत जो है उसकी तरह जुर्रत करके करारदाद पेश कर ही देते हैं। और एक बात और भी बताना चाहता हूँ, मगरबी मुआशरों में जब तक कि आप वहाँ की आबादी के अपने मुफादात के खिलाफ बात ना करें, आप अपने लिए गुंजाइश पैदा कर सकते हैं अगर आपके अगर आपको अपने मौक़िफ़ का थोड़ा सा भी मौक़िफ़ पर थोड़ा सा भी यकीन है, और ये कि आप अपनी बात को और अपनी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन या असल आपका मुल्क है उसके मुफादात के हवाले से अगर आप अपने साथ सच्चे और मुखलिस हैं, तो दोनों तरह के लोग होते हैं। मैं ज़रा एक बात करना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन हो रहा है इंग्लैंड में, मैं बड़ा ज़बरदस्त तालिब इल्म हूँ उसकी बरतानवी सियासत का और अमरीकी सियासत का, और मैं रात के 3 बजे सोता हूँ इन सबको, तो जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए तजिया देख रहे हैं, मुझे भी शायद उसके करीब ही सूरत हाल का इल्म है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन हो रहा है वो ब्रेक्सिट है। ये ब्रेक्सिट का मसला ना होता तो ये इलेक्शन ही नहीं होना था। ठीक है, ये बाकी तमाम जो मसाइल हैं ये उसके सामने इस वक्त ज़िमनी हैसियत रखते हैं, अगरचे अहमियत रखते हैं, चाहे वो इस्लामोफोबिया का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, दूसरे हो। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस वक्त जो वोट चाहिए बोरिस जॉनसन को, अगर हम उस दाएं बाजू की पार्टी का जिक्र करें तो वो तो उनको अक्सरियत हासिल करनी है। उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को वक्तन फवक्तन ये सोचते रहना चाहिए और अपनी वफादारियों को बाकायदा उसको तब्दील करते रहना चाहिए, जिस तरह के उनके मुफादात मुख्तलिफ पार्टियों के हिसाब से तब्दील होते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है जमहूरियत में। हमारे मुल्क में तो उन्होंने ये किया है ना कि अगर आप पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बयान दें तो आप पहले सीट छोड़ें और उसके बाद जनाब असेंबली को छोड़ें और उसके बाद अपने मौक़िफ़ का इजहार करें। ये तो सूरत हाल है, ये जमहूरियत है हमारे मुल्क की। बरतानिया में इस तरह नहीं है। ये इलेक्शन ही इसीलिए हो रहा है कि खुद दाएं बाजी की पार्टी, ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है बोरिस जॉनसन की, उसी के अंदर फूट पड़ी हुई है और उन्हीं लोगों ने 3, 4, 5, 6 दफा अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट दिए। अगर ये सब लोग मुत्तफिक हो जाते तो तब भी सूरत हाल का इलेक्शन की जरूरत न पड़ती। तो वहां लोग अपने मौक़िफ़ के मुताबिक चलते हैं। ये वो बात है जो मैं बड़ी ताकीद से कह रहा हूं। असद महमूद साहब, लोगों के अपने जो मफादात हैं वो बदलते रहने चाहिए या पार्टी के साथ अपने मफादात की वाबस्तगी जो है वो होनी चाहिए। उस मुआशरे से, उस पॉलिटिकल सिस्टम से हमें ये सीखने की जरूरत है। और ये भी कहा गया कि ब्रेक्जिट जो है वो इस
वक्त सबसे बड़ा मसला है। बाकी तमाम मसाइल जो हैं वो ज़िमनी मसले हैं। ब्रेक्जिट का मसला नहीं होता तो ये इंतखाबात भी नहीं होते। तो वहाँ पे लोगों को ये थोड़ा सा देखना चाहिए इन चीज़ों को, नज़रियात अपने जो हैं वो उनके ऊपर कार्बन रहना चाहिए। इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इनटू द लूप अगेन। मैं एक चीज़ आपसे कहूँ, अगर कश्मीर की हम बात करते हैं और वो तमाम पाकिस्तानी या पाकिस्तान से या कश्मीर से वहाँ गए हुए हैं एंड दे ऑप्टेड टू बी द ब्रिटिश सिटीज़न, मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने कश्मीर के लिए उस तरीके से काम करना होता तो फिर इस अपने मुल्क के अंदर या कश्मीर में मौजूद होते। दे वुडंट हैव बीन देयर। मैं हकीकत आपसे मैं बताऊं, ठीक बड़ी है, तल्ख हकीकत है सर, ये बड़ी तल्ख हकीकत है जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है हमें कुछ बातें बड़ा साफ करनी चाहिए। हमारे कुछ दोस्त हैं, मे बी उनको अच्छा ना लगे, बट वो होता ही है क्योंकि वो अपने यहाँ पर वो पब्लिक के लिए इस तरह की बातें करते हैं, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो दे आर कंसीडर्ड टू बी द वीआईपीज। बट प्रैक्टिकली मैं आपसे बताऊं, इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, ये तो सोसाइटी का हिस्सा है। देखिए टोटल को 15-16 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर टोटल आते हैं, इंडियन आलमोस्ट को 18-19 लाख आते हैं। आप पूरी आबादी तो वहाँ पे देखें ना, 6.5 करोड़ की आबादी है। देखिए मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो एक मुल्क है, उसके अंदर उसका अपना एक कल्चर है, उसकी अपनी एक पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसी कह लें, सिक्योरिटी की पॉलिसी कह लें, उन्होंने बिल्कुल उसी को चलना है, उसी के ऊपर जाना है। हमें बीच में इमोशनल होके, अगर ये इतने सिंसियर होते हैं ना, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो ये तकसीम इतनी गैर मुनसिफाना ना होती और आज इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था ना होते। ये तो सिर्फ रह गया। मेरा ख्याल है क्योंकि हम इलेक्शन पे हैं, मैं चंद चीज़ें मेरा ख्याल है आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप सिर्फ ये देखें, सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक पोलिंग हो रही है। कितने? 17 घंटे। आप ये देख लें, किसी ऑलमोस्ट को 17 या 15 घंटे हो जाते हैं। किसी तरह का कोई स्ट्रेस उस इलेक्शन के अमले के ऊपर भी नहीं है। जो शुरू में लोग गए वो 2.5-3 मिनट के अंदर वो उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, अब पता ये चला है कोई 20 मिनट से आधा घंटा लग रहा है। वाई? बिकॉज एक मैं आपसे बताऊं, 2004, 8, 12, 16 के अंदर आप देखें जो इलेक्शन हुए तो उनका जो टर्न आउट था दैट वाज प्लस ऑफ 55%। आप ये देख लीजिए, इसका मतलब है 45% तो ब्रिटिशर घर बैठे रहे ना। सही। आज ये विजुलाइज लोग कर रहे हैं कि ये अब जो रेशियो है इट इज गोइंग टू बी मोर देन 60%। सो दैट मीन कि लोगों के अंदर वो है, ये परेशानी है जी, अच्छा किसको वो चूज करने जा रहे हैं। एक तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद जान भी छुड़ाना चाह रहे हैं। ये जो इतना डिले हो रहा है इशू, इससे वो चाह रहे हैं कि इससे निकले बाहर, इसका एक हतमी फैसला करें। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये कहूं कि अब यहां पर बात आती है कि अगर कंजर्वेटिव के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती, वो इतना फस क्यों क्रिएट करते। ये पिछले 5 सालों के अंदर अगर तीसरा इलेक्शन हो रहा है और उनकी लीडरशिप इतनी कैपेबल होती, तो मैं ये समझता हूं कि ये सिचुएशन है इस तरीके से ना आती। आई वुड सिंपली से ये इनका इशू है, ब्रेक्सिट बिल्कुल इनका इशू है, लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब इन्होंने ब्रेक्सिट के ऊपर रेफरेंडम कराया था, एक्चुअली उस वक्त इनको ये हरिट के अंदर नहीं जाना चाहिए था, बड़ा बहुत केयरफुली जाना चाहिए था, लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था सही तरीके से, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। आप देखें ना, यही वो सोसाइटी है, इसको आप सही मानों में डिवाइड देखते हैं। अभी इवन मैं कुछ ब्रिटिशर्स को जो आपके प्रोग्राम में थे उनको सुन रहा था, आधे लगता था कि वो कंजर्वेटिव के हैं, आधे वो लेबर के हैं, कुछ कहते हैं ब्रेक्सिट में रहना चाहिए, कुछ कहते हैं आप एक लिहाज से निकल जाएं। और यही मैं आप कहूँ कि पहली दफ़ा ये आप महसूस करते हैं कि वो जो ब्रिटिश वोटर है वो खुद कंफ्यूज है कि व्हाट इज टू बी डन, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि उनके वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी जो हुकूमत है, वो उनको अपने वोटर्स को सही डायरेक्शन के अंदर स्टीयर नहीं कर पा रहे, उनको वो उस तरीके से कन्विंस नहीं पा रहे कि जिसके अंदर वोटर शुड फील सेटिस्फाइड। और ये वो डायलेमा है इस वक्त जो पूरा मैं समझता हूं कि यूके के जो वोटर्स हैं वो महसूस कर रहे हैं। इमरान साहब ठीक है, इस वक्त हमारा पैनल मौजूद है जिसमें तीनों तज्जियाकार जनाब हाउस ऑफ लॉर्ड्स नज़ीर अहमद साहब भी मौजूद हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ असद महमूद साहब हैं और उनके साथ साथ हमें तारिक पीर सादा ने भी ज्वाइन किया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और उसके बाद बात यही होगी कि फिर वो सिस्टम जिस सिस्टम की इस पूरी दुनिया में एक सबसे पुरानी जमहूरी तारीख है, ये सिस्टम फिर डिलीवर किस तरह से कर रहा है, ये सिस्टम फिर किस हद तक काबिल कबूल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर चलेंगे लॉर्ड नजीर अहमद की जानिब। लॉर्ड साहब, ये इस वक्त एक सूरत हाल, एक सोच ये भी आई कि चाहे वो पाकिस्तानी निजात हो, पाकिस्तानी ओरिजिन हो, कश्मीरी ओरिजिन हो, वो वहां के पॉलिटिक्स में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो वहां की पॉलिटिक्स और वहां के मसाइल उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर कश्मीरी उनका इशू होता तो फिर वो कश्मीर में सर्व करते, वहां नहीं आते। कहां तक आप इससे इत्तेफाक करेंगे नजीर साहब? बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। असद साहब ने ये जो बात की है ये गलत की है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप पे कोई पाबंदी है कि आप कश्मीर के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर बात नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ सियासत में ना होते, यहाँ के ईवानों में ना बैठते, तो यहाँ पे कोई इतना डिबेट या डिस्कशन ना होता। 1995 में जब नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जिंदा थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही वाज प्रेजेंट। जो लेबर पार्टी एनुअल कॉन्फ्रेंस में डिबेट हुआ था और एक रेजोल्यूशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ था, रॉबिन कुक और क्लेयर शॉर्ट और जो उस वक्त की शैडो कैबिनेट थी वो मौजूद थे और मैंने वो मीटिंग चेयर की थी। खैर, एक लंबी दास्तान, एक लंबी कहानी है। असद साहब मुझे उनके बारे में इतना इल्म नहीं है कि वो इस्लामाबाद में बैठ के इंग्लैंड के स्पेशलिस्ट किस तरह बन गए। ये ऐसे ही है कि मैं यही सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूँ कि वहां बैठ के आप पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट कैसे बन गए। एंड वी अंडरस्टैंड, मेरा ख्याल है जो उनसे सवाल पूछे उसी की बात करें। लॉर्ड नजीर साहब ज्यादा बेहतर है। हेलो, नहीं, आप भी जरा गौर से बात करें, इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। असद साहब आपकी तरफ आएंगे, पहले लॉर्ड नजीर साहब को जरा हम सुन ले। जी नजीर साहब, आपने मुझसे सवाल ब्रिटिश जो इलेक्शन है उसके हवाले से किया, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से किया। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, अगर आप कभी आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, आपको पता है कि यहाँ पे डिबेट कौन सा होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट में स्पेशलिस्ट आपसे हम बात करेंगे, लॉर्ड नजीर साहब से हम बात सुन लें। स्पेशलिस्ट बन जाते हैं पता नहीं कहाँ से। और इन्हें उसको छोड़ दे, और हमें भी पता है जो कुछ पाकिस्तान और भुगत होती है। वाई? बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम और दैट इज द डायलेमा विद पाकिस्तानी पीपल एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट। आप मुझे ये बता दीजिए ना कि सो फार आपने क्या किया कश्मीर के लिए? वहाँ पे जो आप ये बता दीजिए ना क्या किया आपने किए हुए हैं और जो आपने वहाँ पे जो कुछ हमें देते हैं ना वो ना दिया करें, ना करें, बल्कि हम कमा के यहाँ से आपको भेजते हैं। ये कभी लॉर्ड नजीर साहब, दुनिया इस वक्त देख रही है कि 130-35 दिन हो गए कश्मीर में लॉकडाउन को। भारत जो कुछ भी वहां पर कर रहा है, ये सूरत हाल सबके सामने है। हम भी इस चीज को रो रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि वहां पर इसके खिलाफ क्या हुआ। सवाल तो बनता है ना सर, सवाल इस हवाले से जरा बताइएगा, कितना फोर्सफुली आप लोगों ने वहां पे इस चीज को लेके गए हैं इसके खिलाफ? देखें, यहाँ पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अगर आपके पास पूरा नॉलेज हो ना, अगर आप उसकी कोई हवाला दें। देखें, अगर सिर्फ आप इसलिए जेलस हैं कि कोई आदमी पाकिस्तान में आके जो है वो किसी से मिला है, चाय पी रहा है। देखिए, आप लोग सारा दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जब आए तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने हमें एंड रिजल्ट बताएं, कश्मीर के ऊपर क्या किया। जो इमरान साहब ने भी सवाल किया उसका बताएं। नॉलेज को मत चैलेंज, मेहरबानी करें। डोंट चैलेंज द नॉलेज, डोंट चैलेंज द विजन। आप ये बता दें कि प्रैक्टिकली आपने क्या किया अभी तक कश्मीरियों के लिए, फॉर गॉड सेक। एंड डोंट आप इसको स्विच मत करें अपने डिस्कशन को। अच्छा साहब, बात तो करने दो, वो बता रहे हैं वो। आप देखें, आप जिन हुकूमतों को इलेक्ट करते हैं, जिस स्टेट को फंड करते हैं, ये जिम्मेदारी तो आपकी वहां पे बनती है। मुझे आप तनख्वाह नहीं देते हैं, आपने मुझे अपॉइंट करके यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर नहीं बनाया कि मैं कश्मीर आजाद करवा के दूंगा। देखिए, यही प्रॉब्लम है कि
जरा हाँ, बातें अपने आप देखें। को हमारी अपनी स्टूडियो में बैठ के- नजीर साहब, भाई, लॉर्ड अगर नजीर आपने साहब, डिबेट नहीं, करना है ऐसा ना तो बिल्कुल भी किसी नहीं है। और एक से सेकंड, आप एक बात सेकंड। करें यहाँ पे। लॉर्ड नजीर साहब, लॉर्ड नजीर साहब, लॉर्ड नजीर अगर साहब, आपने सिर्फ ऊंची आवाज हाँ, ऊंची आवाज में नहीं, यहाँ पे आप मैं वहाँ पे बैठ के लोगों को बात challenge कर रहे हैं। करें, अच्छा, अच्छा साहब, मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं आना चाहता हूँ जहाँ पे स्टूडियो में बैठ के कोई ऊंची आवाज से बात करता लॉर्ड है। साहब, मेरी बात और सुनिएगा, लॉर्ड साहब, यही आपको क्या नहीं, नहीं, चाहिए, दूसरों के बारे में मत ऐसे बातें कीजिए। आप मेहरबानी कीजिए। देखें, अब वो ऊंची आवाज से बात की, वो चले गए यहाँ पे, लेकिन जाहिर है कि सवाल यही था, पूरी हाँ, दुनिया वो इस वक्त ये देख बिल्कुल रही है उनकी इज्जत- कि 130-35 दिन हो गए कश्मीर के हवाले से हुआ क्या, और फिर जब अपने अपने इंटरेस्ट की बात आ रही है तो फिर लेबर पार्टी ने बिल्कुल 11th आवर में जाके कश्मीर के हवाले से अपना इशू जो है, अपना जो स्टेटमेंट था या जो अपना मौक़िफ़ था उसको विड्रॉ किया। तारिक पीरज़ादा साहब बताइएगा जरा। देखिए, ऐसा है कि मैं चूँकि सियासियात का तालिब इल्म भी हूँ, तो इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हैं उनकी तरजीहात तब्दील होती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टियाँ उस मौक़िफ़ को तर्क कर दिया करती हैं। बाज़ औक़ात बाद मसाइल को आप सामने रखते हैं जिसमें वोट लेने का भी मकसद और हदफ आपका होता है, और बाज़ औक़ात दीगर मसाइल को आप फहरिस्त के निचले हिस्से में छोड़ते हैं ताकि इंतखाबात के बाद फिर उस मसले पर आप तवज्जो कर सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि जेरी कॉर्बिन ने जितनी कश्मीर के और दीगर मसाइल पर और हिंदुस्तान की पॉलिसियों के मुतालिक जो पोजीशन अपनाई है, मैं उसकी तारीफ ज़रूर करूँगा। पहली तो बात यह है। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी जमहूरियतों के तो उस हद तक ये बात दुरुस्त है कि हमें इसको उस मनफी मानों में नहीं इतना लेना चाहिए। वो यकीनन अपना मौक़िफ़ तारीख़ी तर्क नहीं करेंगे अगर वो मुंतखब होते हैं, गो कि उसका इम्कान बहुत कम है। एक बात। दूसरी बात, ये जहाँ तक कश्मीर का मसला है, मैं तो बहुत ज़्यादा इससे दिलचस्पी रखता हूँ, बल्कि शायद इस वक्त मेरी फ़िक्री ज़िंदगी का सबसे अहम मसला कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी है। और जो हम लोग रोज़ाना ये सुनते हैं पाकिस्तान में कि दुनिया का ज़मीर कब जागेगा, तो असल में मसला ये है कि देखना यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का ज़मीर कब जागेगा। अब वो पिछले हुक्मरान हो या मौजूदा हो, सूरत हाल ये है कि कई दिन वज़ीर ख़ारजा जो है वो कश्मीर का जिक्र नहीं करता। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इधर उधर की बातें हो रही होती हैं, गोलमोल बातें हो रही होती हैं कश्मीर के मुतालिक, वहाँ के तहरीक। अब मैं आपको एक बात का जिक्र करता हूँ इमरान, जो बहुत कम इस मुल्क में जिक्र हो रहा है। अभी चंद हफ्ते पहले सैयद अली गिलानी ने एक आखिरी खत इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान के नाम भेजा था, और उस खत में कहा था कि ये आखिरी खत है और हम आपसे इस खत के जरिए दरख्वास्त करते हैं कि हमें ठोस इमदाद फराहम की जाए। ठोस इमदाद, जिसका मतलब मैं अपने 5-6 नुकात में बयान कर देता हूँ। मालियाती इमदाद, इंटेलिजेंस की, मनसूबाबंदी की, नीम अस्करी, और अगर जरूरत पड़े तो अस्करी इमदाद। ये 5-6 चीजें हैं जो पॉलिसी बनाने वाले अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जाकर कहीं जंग छेड़ देनी है। ये बहुत से तरीके हैं जो तमाम दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। अमरीकी इस्तेमाल करते हैं, रूसी इस्तेमाल करते हैं, तुर्कों ने शाम में इस्तेमाल किया, कब्रस में इस्तेमाल किया। तो ये पाकिस्तान को इस वक्त करना है। लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान जो है, वो सच्ची बात यह है कि मैं उनका बड़ा साथ देता हूँ, लेकिन कश्मीर के मसले पर वो यकीनन देर कर रहे हैं, और शायद देर क्या करना, उनकी पॉलिसी में कश्मीर को लफ्जों के अलावा अमली तौर पर हम जाहिर के वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जाहिर है कि आज की जो ट्रांसमिशन है इसमें क्या इंपैक्ट, क्योंकि फोर्सफुली जब 70 पाकिस्तानियों को टिकट्स मिल रहे हैं तो फिर एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर उसकी तवक्का की जा सकती है कि वो एक पाकिस्तान के इमेज के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जो है वो वहां पर आवाज बुलंद करेगा और कुछ ना कुछ अच्छाई की जो है सूरत हाल जरूर निकलेगी। लेकिन अभी तक जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हमने डिस्कस की हैं इस पूरे मुआशरे में, इस पूरे सिस्टम में, तो असद महमूद साहब, इस पूरे सिस्टम ने, जिसको आप दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियत कह रहे हैं, जिसको आप मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कह रहे हैं, ये कितना फिर डिलीवर कर पा रही है उस मुआशरे में? देखिए, मैं अर्ज करूं, वो अपने मुआशरे को तो बिल्कुल ठीक डिलीवर कर पा रहे हैं। मैं हकीकत आपसे बताऊं, ठीक है, अमीर गरीब तो हर जगह मौजूद है, हर सोसाइटी का हिस्सा है, मुआशरे के अंदर बिल्कुल एक डिफ्रेंसिएशन भी आपको नज़र आती है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट
وہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں, جو بیسک ایمینٹیز ہیں, وہ تمام غریبوں کو بھی اور امیروں کو بھی ایک لحاظ سے میسر ہیں. اس میں بالکل کوئی شک نہیں. آپ دیکھ لینا, اگر ان کی ڈیموکریسی کی آپ سٹرینتھ دیکھتے ہیں, پارلیمانی یہ جو سسٹم ہے اس کی سٹرینتھ دیکھیے آپ, اتنی ساری بریکسٹ کے اوپر سارا سچویشن خراب ہوئی, تیسرے الیکشن میں ودن 5 ایئرز ایک لحاظ سے جا رہے ہیں. تو آپ سسٹم کے اندر کوئی سٹرینتھ ہے کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کو کسی طرح کا کوئی کچھ نہیں ہے. nobody has gone here and there and they understand کہ جی ہاں ٹھیک ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے الیکشن کے تھرو جیت کے آنا ہے, اور پھر they will try to find out some solution. But I would say at the moment اگر پچھلے الیکشن کے اندر 55 سیٹوں کا فرق تھا کنزرویٹو کا اور لیبر کا, یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب لوگوں کے اندر ایک یہ ریئلائزیشن بھی ضرور آئی ہے کہ جی آیا جو کنزرویٹو ہیں will they be able to resolve our issues or not. اور لیبر کی طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پرابلمس تو ایک لحاظ سے ہیں. نیشنل ہیلتھ کی بات آپ نے کی, سیکیورٹی کی, سوشل سروسز کی پرابلمس بالکل وہاں پر پرسسٹ کرتے ہیں. لائک ابھی جیسے ڈسکشن ہوئی تھی 200 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سردی سے ایک لحاظ سے مر چکے ہیں. یہ پرابلم اگر ہمیں پتا ہے تو پیپل سٹنگ اوور دیئر, دی اسٹیبلشمنٹ سٹنگ اوور دیئر, سرٹنلی دے ٹو آر اویئر آف آل دیز تھنگس. تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی جو بھی حکومت آتی ہے, چاہے لیبر کی آتی ہے, کنزرویٹو کی آتی ہے, کسی صورت میں بھی عام لوگوں کے مسائل سے تو یہ بالکل چشم پوشی ایک لحاظ سے نہیں کریں گے, لیکن وہ اپنے ملک پہ فوکس کرتے ہیں, اپنی ان کی پالیسیز ہوتی ہیں, اور سرٹنلی ان کے پیچھے بیٹھے ہوئی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ان کی ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں, یہ پارلیمنٹ بھی اس سے ہٹ نہیں سکتی. یس دے ہیو ٹو فالو اٹ. ٹھیک ہے, پارلیمان کی بات ہوئی طارق پیرزادہ صاحب, پارلیمان کی بات ہمارے یہاں بھی بہت ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, اس کے باوجود بھی بریگزٹ کے معاملے کو لے کر 5 سال میں تیسرے انتخابات, اور بات صرف ایک ہی ہے کہ پارلیمنٹ مقدس ہے, فیصلہ پارلیمان کے اندر ہی ہے. پوری دنیا کے لیے, بالخصوص یہاں بیٹھے پاکستان کے لیے, ہمارے پولیٹیکل کلچر کے لیے, ہمارے پارلیمانی نظام کے لیے کتنا بڑا میسج ہے. بڑا میسج ہے, لیکن میں ذرا ایک جمہوریتوں کے اوپر جو ان کو مسائل درپیش ہیں, امریکہ سے لے کے انگلینڈ تک, انگلینڈ سے فرانس تک, اور فرانس سے جرمنی تک, میں ذرا اس کے متعلق ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل, یہ پہلی بار ہوا ہے, یہ دوسری جنگ عظیم میں بھی نہیں ہوا تھا. حالانکہ جنگیں ہوئیں, سب کچھ ہوا, لیکن جمہوریتیں مضبوط رہیں. لیکن پہلی بار مغربی معاشرے, خاص طور پر 4 بڑے مغربی ممالک جو ہیں, ان کی جمہوریتیں بڑے سخت مسائل کا شکار ہیں, اور وہاں پر جمہوریت کی کارکردگی کے متعلق جس طرح کے ان 4 معاشروں میں تقسیم در تقسیم معاشروں میں آ چکی ہے, اس کے متعلق بڑے بنیادی سوال پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت جبکہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں امپیچمنٹ کا عمل جو ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں وہ مکمل ہونے والا ہے, اور اس کے بعد وہ پروسیکیوشن کے لیے سینٹ میں جائے گا. انگلینڈ کے اندر 3 سال میں جہاں یہ جمہوریت کی سٹرینتھ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی نظام کو نہیں چھیڑتا, وہاں تک تو نظام میں ابھی تک یقین ہے, لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہے. مثلا اسی کی بات کر لیتے ہیں جو آپ نے کی ہے بریکسٹ کی. 3 سال پہلے برطانیہ کے عوام نے ایک ریفرینڈم میں کہا کہ جناب ہم یورپین یونین کو چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن اسی ریپبلکن دائیں بازو کی پارٹی جو ہے کنزرویٹو پارٹی, اسی کے لوگوں نے 2 دفعہ 2 وزیر اعظم جو ہیں ضائع کیے ہیں. تیسرا یہ وزیر اعظم ہے بورس جانسن. اور جمہوریتیں جو ہیں لوگ بحث یہ ہو رہی ہے انگلینڈ کے اندر کہ کس طرح ہوگا کہ لوگوں کی رائے کا احترام کس طرح کیا جائے. لیکن اگر ریفرینڈم کرایا گیا ہے تو آپ اس کو نتائج تو مانیں, لیکن جو پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اور لوگوں کی رائے میں ایک اختلاف ہے. چنانچہ یہ جو تیسرا الیکشن ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ بڑے اچھے حالات ہیں, معاشی طور پہ امریکہ ترقی کر رہا ہے, لیکن ایک قانون شکن, آئین شکن امریکی صدر آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ میں امریکی آئین کی بنیادی شرائط کو نہیں مانتا ہوں. تو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں چونکہ جمہوریت بالکل نوزائیدہ ہے, اور اگرچہ یہ ہمارے یہاں الیکشن کو آج ہونے شروع نہیں ہوئے ہیں, ہمارے یہاں بے شمار الیکشن ہو چکے ہیں, لیکن چونکہ نظام جو ہے استحکام حاصل نہیں کر سکا ہے,
اس لیے یہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے اس کو دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت برطانیہ، جہاں پہ اس وقت ایک بار پھر قبل از وقت الیکشن ہو رہا، سال میں تیسری بار الیکشن بریگزٹ کے معاملے کو لے کر اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر سادہ اکثریت حکمران جماعت دوبارہ حاصل کر پاتی ہے تاکہ وہ اپنے موقف پہ جو وہ بریگزٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے کیا وہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ ٹرانسمیشن ہماری جاری تھی جس میں آج کی اس وقت کی ٹرانسمیشن میں اسد محمود صاحب، سلمان ہاشمی صاحب، ڈاکٹر اقتدار کرامت صاحب، آفتاب صدیقی، شمع جنیجو، ناز شاہ، لارڈ نذیر احمد اور طارق پیرزادہ صاحب جو ہے پروگرام میں شریک رہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔